हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चले करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग को कंप्लीट किया था। जैसे कि लास्ट क्लास कहने का मतलब है जो मार्केटिंग की लास्ट क्लास हुई थी, नहीं 4 लेक्चर ऑलरेडी मार्केटिंग के हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके यूनिट 1 के सॉरी आपका चैप्टर 1 के 5th लेक्चर है ना। और 5th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए जी, तो क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अक्सर आप कभी अब मार्केट गए होंगे है ना, और सामान खरीदने के लिए गए होंगे, तो आपको दो तरीके के दुकानदार मिले होंगे। एक दुकानदार, आप कितने भी कस्टमर चाहे उसके दुकान में बैठा हुआ हो, आप जब उसके दुकान जाओगे तो वो बोलेगा दीदी जी, भैया जी, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, अरे छोड़ू भैया के लिए 2 कप चाय ला यार, या दीदी के लिए 2 कप चाय ला यार। वो ना आपसे रिलेशन मेंटेन करने की बात सोचेगा कि भाई कैसे ये कस्टमर मेरे दुकान से जाए नहीं। एक ये वाला दुकानदार होगा। दूसरा जो दुकानदार होगा वो ये आप आओगे तो अगर वो 4 दुकान देख रहा होगा तो आपको बोलेगा थोड़ा देर रुकिए रुकिए रुकिए, देते हैं आपको, थोड़ा देर रुकिए। आप बताओ, आप किस दुकान में जाना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उस दुकान में जाना पसंद करोगे जो दुकानदार दुकान में ग्राहक होने के बावजूद भी आपको एंटरटेन कर रहा है। इसका मतलब वो आपसे रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। आप अक्सर उस दुकान में जाते हो। ठीक उसी तरह कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसी चीज को कहते हैं कि भाई साहब, जो रिलेशन कस्टमर से मैनेज करना हो, कस्टमर के और मार्केटर के बीच का जो रिलेशन मेंटेन करना हो इंडिविजुअल बेसिस पर, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आइए इसी की चर्चा आज हमें करनी है। चलते हैं क्लास में और पढ़ते हैं क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आइएगा जी, देखिएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? देखिए थोड़ा सा, कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए प्रोसेस। क्या बोला? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? रेफर किया गया किसको? प्रोसेस को, स्ट्रैटेजी को और सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी को जो इनेबल्स करता है, दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स, वेंडर्स एंड सप्लायर। तो वो प्रोसेस, वो स्ट्रैटेजी, वो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन को किसके लिए बना, कौन से रिलेशनशिप के लिए बात करता है? आपके कस्टमर से, वेंडर से और सप्लायर से रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CRM, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जी, थोड़ा गला बैठा हुआ है तो इसको इग्नोर थोड़ा करिएगा, है ना। आज और कल आई थिंक 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग आगे जर्नी शुरू करेंगे। सॉरी। तो अभी क्या है, क्या कह रहा था? बायर्स जर्नी हैज इवॉल्व्ड थ्रू द इयर्स एंड रनिंग बिजनेस टुडे हैज बिकम द मोर कॉम्प्लेक्स देन एवर। तो बोल रहा है बायर की जर्नी जो है अब जो इवॉल्व हुआ है थ्रू द इयर्स में, और आज के युग में जो बिजनेस चलाना है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है पिछले कुछ सालों के अपेक्षा में। अगर मैं पिछले एक बात करूं, पहले क्या होता था भाई, कस्टमर आएंगे है ना, सामान बिकेगा ही है ना, ये प्रोसेस था। लेकिन आज का दौर है, आज अगर आप जितना कस्टमर्स को ध्यान में रखोगे, जितना उनसे रिलेशन बिल्ड करोगे, जितनी अच्छे तरीके से उनकी आपकी बातचीत होगी, कस्टमर आपके साथ आएंगे और आपसे तभी प्रोडक्ट खरीदेंगे। बात समझ क्यों? क्योंकि वैरायटी ऑप्शंस बहुत है अभी लोगों के पास। क्या है? ऑप्शंस बहुत है। तो जहां उनको ज्यादा प्रेफरेंस, जहां उनको रिलेशन अच्छा मिलेगा, कस्टमर वहां मूव कर जाएंगे। आइए, कह रहा है बिजनेस ओनर एंड सेल्स पीपल मस्ट कीप इन टच विद देयर कस्टमर्स, फॉलो अप विद द प्रोस्पेक्ट्स, identify upselling and cross selling opportunities and initiate customer retention programs while ensuring that the company revenue continues to increase। तो ये कह रहा है कि भाई साहब बिजनेस ऑनर्स को और सेल्स पीपल को हमेशा कस्टमर के टच में होना चाहिए, उनको फॉलोअप करना चाहिए। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, तो आप उसको प्रोस्पेक्ट्स में रखिए कि भाई मेरा एक बार प्रोडक्ट यूज कर लो, देखो कैसा प्रोडक्ट है। तो वो उसी को बोलते हैं फॉलोअप विद प्रोस्पेक्ट्स। आइडेंटिफाई करिए कि क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की कहां हम सेलिंग कर सकते हैं, है ना। कस्टमर रिटेंशन को इनिशिएट करिए, मतलब कि कस्टमर जो एक बार आपके प्रोडक्ट को ले वो हमेशा रिटेन रहे, कहीं छोड़कर जाए नहीं, इसकी बात भी ध्यान में आपको रखनी है।
उसके साथ कह रहा वाइल इंश्योरिंग दैट द कंपनी रेवेन्यू कंटिन्यूज, और इसी बात से ये इंश्योर होगा कि कंपनी की रेवेन्यू जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। आइए कह रहा है सीआरएम इनेबल्स बिजनेस ओनर्स एंड सेल्स पीपल बाय हेल्पिंग देम स्ट्रीमलाइन द सेल्स प्रोसेस, इंप्रूव इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन एंड मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप्स। तो क्या सीआरएम करता है? कहता है बिजनेस ओनर्स और सेल्स पीपल हेल्प करते हैं सेल्स को स्ट्रीमलाइन लाने में, इंटर डिपेंडेंट डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन में, मतलब एक दूसरे का जो डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करने में और मेंटेन करने में बिजनेस के रिलेशनशिप को। ठीक है, आइए देखिए एक डेफिनेशन दिया गया, इसको थोड़ा ध्यान से आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजिंग अ कंपनी इंटरेक्शन विद द करंट एंड फ्यूचर कस्टमर। तो क्या है? एक ऐसा अप्रोच जो मैनेज करने के लिए किसका? कस्टमर और आपके मार्केटर का रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो करंट में इंटरेक्शन हो चाहे वो फ्यूचर कस्टमर हो, दोनों के दोनों इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। कह रहा था सीआरएम अप्रोच ट्राइज टू एनालाइज डेटा अबाउट द कस्टमर हिस्ट्री विद द कंपनी इन ऑर्डर टू बेटर इंप्रूव बिजनेस रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड फोकस ऑन रिटेनिंग कस्टमर्स। ये दो चीज पे अक्सर ध्यान दिया जाता है सीआरएम में। क्या क्या? सबसे पहले कि आपको ध्यान देना है कि इंप्रूव कैसे कर सके बिजनेस रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, और दूसरा वो रिटेन कैसे रख सके कस्टमर को। एक तो बना लिया, अब जैसे इस बात को समझो, जैसे मान लो रिलेशन आपने बना लिया, ठीक है, अब रिलेशन बना लिया लेकिन फिर उसके बाद चलाए नहीं, एक बार कस्टमर सामान लेने आपके यहाँ आ तो गया लेकिन फिर आप उसको रिटेन कर ही नहीं सके, तो फिर वो भी नुकसान। तो कस्टमर बनाने के साथ साथ आपको उसको रिटेन भी करके रखना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी प्रोसेस जो भी लगाना है वो आप लगाइए, और यही बात क्या कहलाती है? सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है सीआरएम enables companies to provide excellent real-time customer service through the effective use of individual account information based on what they know about the each valued customer। बोला किस पर बेस्ड हो? कि वो हर कस्टमर क्या जानते हैं वे कस्टमर के बारे में, इंडिविजुअल कस्टमर का इंफॉर्मेशन रखना है उनको, हर इंडिविजुअल कस्टमर का, तभी सीआरएम आता है। कह रहा है कंपनीज कैन कस्टमाइज मार्केट ऑफरिंग्स, सर्विसेज, प्रोग्राम्स, मैसेज एंड मीडिया। तो बोल रहा है हर कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, उसी बेस पर आप उसको मार्केट ऑफरिंग कर पाओगे कि कौन सा कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, सर्विसेज, प्रोग्राम्स, मैसेज और ये सारे जो डिलीवर कर पाओगे। करेक्ट, सीआरएम इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज द मेजर ड्राइवर ऑफ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कंपनीज कस्टमर बेस। तो बोला सीआरएम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजर फैक्टर है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का, अगर आप कस्टमर के बेस पर देखो तो। आइए आप देखिए, कह रहा मार्केटिंग मेमो। क्या है मार्केटिंग मेमो? कह रहा बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द रूरल कस्टमर्स डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग इन द रूरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको बोलते क्या? आप देखिए मार्केटिंग में वो बोलते हैं जब आप रूरल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा मत समझिए। कह रहा 1-to-1 मार्केटिंग। अब देखिए जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो मेन फैक्टर है ना, वो फैक्टर है 1-to-1 मार्केटिंग, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके तहत आप इंडिविजुअल कस्टमर की पर्सपेक्टिव को जान सकते हो। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सम ऑफ द ग्राउंड वर्क ऑफ द सीआरएम वाज लेड बाय द डॉन पेपर्स एंड मर्था रोगस, है ना, रोजर्स ने और पेपर्स ने, ये दोनों ने 1-to-1 मार्केटिंग की बात करी है सीआरएम में। कह रहा है पेपर्स एंड रोजर्स आउटलाइन 4 स्टेप फ्रेमवर्क फॉर 1-to-1 मार्केटिंग दैट कैन बी एडेप्टेड बाय सीआरएम मार्केटिंग एज फॉलोज। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को समझने के लिए 1-to-1 मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और रोजर्स और पेपर्स ने ऐसी 4 स्टेप बताया है जिसके तहत ऐसे फ्रेमवर्क को अपनाकर आप क्या कर सकते हो? कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हो। आइए तो सबसे पहले क्या किस बात पे ध्यान देनी है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स। बोल रहा है सबसे पहले उन कस्टमर्स को पहचानिए जिन्होंने आपका प्रोडक्ट एकदम यूज ही नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो ऐसे कस्टमर को पहचानिए जिसने आपका प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। जैसे कह रहा है डोंट गो आफ्टर एवरीवन, हर जगह मत जाइए,
build, maintain and mine a rich customer database with information derived from all the channels and customer touch points। बोला हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब आप ही अगर हर जगह जाओगे तो सारे कस्टमर आपके, ये आपको मान के चलना है कि सारे लोग आपके कस्टमर नहीं बन सकते, आपके कुछ लिमिटेड कस्टमर होंगे, आप वहां हर जगह मत जाइए। बोल रहा है बिल्ड, मेंटेन एंड माइन अ रिच कस्टमर बेस, एक रिच कस्टमर बेस अपना तैयार करिए जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को ध्यान पे रखे, है ना, विद द इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम द ऑल द चैनल, जो सभी चैनल है, और कस्टमर टच पॉइंट्स बनाए। दूसरा कह रहा है डिफरेंशिएट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स एंड देयर वैल्यू टू योर कंपनी। तो कस्टमर को डिफरेंशिएट कैसे करने बोल रहा है, अलग कैसे करने बोल रहा है, उनके नीड के बेसिस पर और उनके वैल्यू के बेसिस पर कि कंपनी के बिहाफ में उसकी क्या वैल्यू है। तो अब कह रहा है स्पेंड प्रोपोर्शनली मोर इफर्ट ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर, मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स। तो आपको बोल रहा है ज्यादा खर्चा कहां करिए, जहां आपके मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स हो। अप्लाई एबीसी एंड कैलकुलेट सीएलवी, है ना, एस्टिमेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम द परचेजेस, मार्जिन लेवल्स एंड रिफ्लेक्ट लेस कस्टमर स्पेसिफिक सर्विस कॉस्ट। तो बोल रहा है भाई साहब ये सारा अपना जो तरीका है ना कि नीड को पहचानने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले खर्च भी उसी जगह पर करिएगा जहां पे आपके सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर्स होंगे, और अप्लाई करिए एबीसी, एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, है ना, और कैलकुलेट करिए, ठीक है, और उसी बेस पर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर प्रॉफिट निकालिए, और तब जाके आप क्या कर पाएंगे सर, ये काम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे चलिए, कह रहा है इंटरैक्ट विद द इंडिविजुअल कस्टमर्स टू इंप्रूव योर नॉलेज अबाउट द देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। अब इंटरैक्ट करने के लिए कह रहा है कि आप इंडिविजुअल कस्टमर से इंटरैक्ट करिए ताकि आपका नॉलेज और इंप्रूव हो पाए कि आपके कस्टमर की नीड कैसी है और कैसे आप उससे और अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। यही बात इन्होंने कहा फॉर्मुलेट कस्टमाइज्ड ऑफरिंग्स दैट यू कैन कम्युनिकेट इन अ पर्सनलाइज्ड वे। अब चौथा जो है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड मैसेज टू ईच कस्टमर। बोला भाई साहब अब आप अपने को ये चीज जब आप कर लिए तो अब आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करिए, सर्विस दीजिए और मैसेज दीजिए अपने हर कस्टमर को, जिसके नीड उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाए। तो ये थे 4 स्टेप जो रोजर्स और पेपर्स ने दिए हैं। अब चलिए बात करते हैं कस्टमर एनालिसिस की। क्या होता है कस्टमर एनालिसिस, बताइए। कस्टमर के बारे में जानना कि कौन से कस्टमर किस तरह के हैं, किसकी क्या नीड है ना, कौन से कस्टमर मेरे प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, कौन से कस्टमर एकदम प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, कौन सा रिपीट ले रहे हैं, कौन सा फर्स्ट टाइम है, ये इसके बारे में जानकारी लेना कहलाता है क्या, कस्टमर एनालिसिस। आइए क्या होता है, कह रहा है रिसर्च इन द मार्केटिंग शोज दैट देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एनी कस्टमर इन अ फर्म एंड द फॉलोइंग स्टेजेस इन कस्टमर लाइफ साइकिल आर विजिबल। तो रिसर्च, मार्केटिंग में रिसर्च है जो वो क्या कहता है कि हर कस्टमर का अपना एक लाइफ साइकिल होता है किसी भी फर्म के लिए, और वो ये 5 आपके स्टेजेस को फॉलो करके काम करते हैं। सबसे पहला है प्रोस्पेक्ट, फिर है फर्स्ट टाइम बायर, फिर है रिपीट बायर, फिर है कोर बायर और है डिफेक्टर। अब क्या मतलब है, प्रोस्पेक्ट वो जो आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करता, अभी पता भी नहीं कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट टाइम बायर जो पहली बार आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, रिपीट बायर मतलब एक बार उसको अच्छा लगा तो उसने दोबारा लिया। कोर बायर होता है जो आपके प्रोडक्ट को हमेशा यूज करता है, और डिफेक्टर ये तो भाई जानता ही नहीं, बोलता नहीं मैं और कोई प्रोडक्ट नहीं लूंगा, ठीक है, इसका आपका प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा। आइए तो एक एक करके इसकी बात चर्चा करें। हाँ आइए, कह रहा था कस्टमर फाइंड्स वैल्यू इन ईच। अब देखिए सर, कस्टमर हर चीज में वैल्यू तलाशता है। वैल्यू मतलब सेट ऑफ बेनिफिट्स, है ना, ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि वैल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ बेनिफिट्स। अब प्रोस्पेक्ट कस्टमर जो होते हैं, जो प्रोस्पेक्ट होता है उसका क्या मतलब होता है, मतलब ऐसा कस्टमर, ठीक है ना, क्या बोला, ऐसा कस्टमर जिसने कोई प्रोडक्ट या नया ब्रांड यूज ही नहीं किया है और हम उसको टारगेट करते हैं कि भाई अब तुम ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपके लिए ही ये प्रोडक्ट बना है। आइए देखिए क्या कह रहा है all those individuals who have not yet bought the firm's product or brand, वो सारे इंडिविजुअल जिसने अभी तक फर्म का प्रोडक्ट या ब्रांड को परचेज
नहीं किया है। दे आर बीइंग टारगेटेड फॉर एक्विजिशन, और यही इन्हीं को टारगेट किया जाना चाहिए किसके लिए, एक्विजिशन के लिए, कि भाई मेरे पास आओ और तुम खरीदो। प्रोस्पेक्ट मींस द पोटेंशियल कस्टमर इन अ टारगेट मार्केट। प्रोस्पेक्ट का मतलब एक पोटेंशियल कस्टमर जो टारगेट मार्केट में अवेलेबल है। कह रहा देयर आर टू मेजर इश्यूज दैट द फर्म नीड्स टू एड्रेस एट दिस स्टेज। दो मेजर इश्यूज हैं जिसमें फर्म को एड्रेस करने की जरूरत है। पहला, अवेयरनेस ऑफ कस्टमर रिगार्डिंग फर्म मार्केट्स ऑफरिंग। तो अवेयरनेस किसका होना, फर्म की नीड का, कि जो भाई साहब क्या क्या मार्केट में ऑफरिंग हो रहा है ना। अवेयरनेस ऑफ कस्टमर रिगार्डिंग फर्म्स के मार्केट ऑफरिंग का। और सेकंड है इंड्यूसमेंट टू द कस्टमर फॉर परचेजिंग। उसके बाद है इंड्यूसमेंट, मतलब आपको इंट्रोड्यूस करना है कि भाई ये आपका प्रोडक्ट है, इसको आप जरूर परचेज करिए। तो ये दो चीज, एक तो अवेयरनेस और दूसरा कस्टमर ये इंड्यूसमेंट। तो चलिए कह रहा है टू क्रिएट अवेयरनेस इन द टारगेट मार्केट द फर्म यूज एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरनेट, टेलीमार्केटिंग एंड इवन पर्सनल सेलिंग स्पेशली फॉर द कॉर्पोरेट customer to induce purchase, testimonial advertising showing satisfied customer, endorsing the product and celebrity endorse the or product features relevant customers needs are highlighted besides other tools used discount, clearance, sales, coupons and contracts। मिला जुला के अगर मैं इसकी बात करूं प्रोस्पेक्ट कस्टमर के लिए, तो ये कह रहा भाई साहब आप अवेयर करना चालू कीजिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे कैसे चीजें चल रही है और आपको इस चीज की जरूरत है। एक तो ये, दूसरा बात आप क्या करिए, इंड्यूस करिए, मतलब इंट्रोडक्शन करिए प्रोडक्ट का, है ना, कि आप इसको परचेज करिए, आपको ये बेनिफिट होगा। और उसके लिए अवेयर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, इंटरनेट पर चीजें डालेंगे, टेली मार्केटिंग करेंगे, पर्सनली इंडिविजुअल सेलिंग करवाएंगे, है ना, डिस्काउंट देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे। और कस्टमर परचेज कर ले उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम डिस्काउंट्स देंगे, उसके नीड को पहचानेंगे, है ना, टेस्टिमोनियल, लोग जो खरीद चुके हैं आपके प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल प्रोवाइड कराएंगे कि भाई देखो, लोग बोलते हैं ना, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, ये बहुत ही बेहतरीन है, वो टेस्टिमोनियल हम प्रोवाइड कराएंगे और तब जाके वो प्रोस्पेक्ट का जो होगा, वो प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट को परचेज करने की पूरी कोशिश करेगा और परचेज कर भी लेता है ना। तो ये सारे स्ट्रैटेजी है। तो पहला क्या हो जाएगा, कस्टमर लाइफ साइकिल में, मतलब कस्टमर कैसे आएंगे, तो पहला है उसके लिए प्रोस्पेक्ट यूज करना पड़ेगा, जहां एक पोटेंशियल कस्टमर जो है वो टारगेट मार्केट में टारगेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलें, उसके बाद है फर्स्ट टाइम बायर्स। अब देखिए, चूंकि फर्स्ट टाइम बायर कौन बनेंगे, पोटेंशियल, ये प्रोस्पेक्ट के बाद का स्टेज है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप इसको अवेयर करोगे, लोगों के टेस्टिमोनियल दिखाओगे, तो उसके बाद जब वो पहली बार चीजें खरीद लेगा, उसी को तो बोलेंगे फर्स्ट टाइम बायर्स। नहीं, कह रहा है वंस द प्रोस्पेक्ट हैज डिसाइडेड टू बाय, जब एक बार प्रोस्पेक्ट डिसाइड कर लिया कि हम इसको खरीदेंगे, द कस्टमर एंटर्स द ट्रायल स्टेज। और उस जैसे ही वो डिसाइड कर लिया प्रोस्पेक्ट कि हम भाई खरीदेंगे सामान को या खरीद लिया, अब वो एंटर कर गया ट्रायल स्टेज में, है ना, कि वो प्रोडक्ट को ट्रायल करेगा। द कस्टमर इज नाउ इवेल्युएटिंग द फर्म, प्रोडक्ट एंड द एंटायर परचेज एंड द कंजम्पशन एक्सपीरियंस। तो बोल रहा है कस्टमर आप उसको जज करता है, इवेल्युएट करता है मतलब जज करता है कि फर्म कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी एंटायर परचेज कैसी है, कंजम्पशन का एक्सपीरियंस कैसा है, कि जो उसने कंज्यूम किया, जो प्रोडक्ट ले लिया, क्या उसके लिए सही है या गलत है। ये बात वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है, यानी कि जज कर रहा है। कह रहा द फर्म स्ट्रेटजी शुड बी टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर टू रिपीट हिज परचेज। तो फर्म की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अगर उसने मेरा प्रोडक्ट एक बार ले लिया तो फिर दोबारा वो मेरा प्रोडक्ट ले, ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। कह रहा है टाइम्स द फर्म्स रिजॉर्ट टू एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन टू इंड्यूस रिपीट परचेज। तो फर्म्स का क्या मतलब परफॉर्मेंस होना चाहिए, या फर्म की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन करे ताकि कस्टमर जो है वो रिपीट परचेज कर ले, दोबारा परचेज कर ले। कोई भी चाहेगा भाई, अब मान लो आप ही कुछ बेच रहे होगे और आपने शुरू करा बेचना, आप बहुत मेहनत से मार्केटिंग करोगे, बेचना चाहोगे, सामान को बेच लिए, फिर जैसे ही पहले बार बेच लिए, फर्स्ट टाइम बायर वो बन गया, तो आप क्या चाहोगे कि भाई वो जब बायर पहला बार बना है तो मेरा प्रोडक्ट को बार बार ले, और इसके लिए आप एफर्ट लगाओगे। कह रहा परसीव्ड वैल्यू इन द ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर टू रिटर्न टू द कंपनी। उसके बाद है रिपीट बायर्स।
अब रिपीट बायस क्या है? रिपीट बायस का मतलब होता है जब एक बार उसने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया, उसके बाद उसको प्रोडक्ट समझ में आ गया, आपको उतने सेट ऑफ बेनिफिट्स को मिल गए, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू लगा ली उसने, तो अब फिर वो आपके प्रोडक्ट को दोबारा खरीदेगा। कह रहा है कस्टमर रिपीटिंग देयर परचेज एंड आर सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड द फाइंड वैल्यू इन द करंट ऑफर ऑफ द फर्म। तो वही बात मैंने बोला कि कस्टमर रिपीट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है, उसका जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, और इसी वजह से उसने क्या करी, उसने दोबारा प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। चलिए उसके बाद है जी कोर कस्टमर। अब कोर कस्टमर क्या, देखिए रिपीट बायर्स हो गया कि दोबारा उसने प्रोडक्ट खरीदा। कोर कस्टमर वो जाते हैं जो बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आपके प्रोडक्ट के बिना रह नहीं सकते, वो उसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदे, उसको बोलते हैं कोर कस्टमर। कह रहा दे आर द फुलक्रम ऑफ एनी कंपनी और एज दे अकाउंट फॉर इट्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट, ये भाई साहब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के सबसे मेन हिस्से होते हैं। कह रहा है कोर कस्टमर आर दोज हु डू नॉट स्विच देयर ब्रांड एंड सप्लायर। तो बोल रहा है कोर कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो अपने ब्रांड को स्विच नहीं करते हैं। कह रहा दे परसीव देयर स्विचिंग कॉस्ट टू बी हाई as they understand the product and the brand, are familiar with the sales and service personnel, know the company better other than customers। बोला भाई साहब ये वो लोग होते हैं जो आप नॉर्मल कस्टमर की अपेक्षा अपनी कंपनी को ज्यादा अच्छा से जानते हैं, समझते हैं और उसी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। कह रहा है कोर कस्टमर आर आल्सो दोज हु डिस्पाइट कंपटीशन प्रीफर टू रिमेन विद द कंपनी एंड टू दी प्रोडक्ट ब्रांड। कह रहा था स्ट्रेटजी ऑफ रिवॉर्ड और लॉयल्टी स्कीम इज अडॉप्टेड टू रिटेन देयर कोर कस्टमर। तो बोल रहा है रिवॉर्ड हमेशा जो लॉयल कस्टमर हैं, जो हमारे कोर कस्टमर है, उसके लिए हम स्ट्रेटजी ऑफ रिवॉर्ड या लॉयल्टी स्कीम हमेशा अडॉप्ट करके रखते हैं ताकि वो कस्टमर हमारे रिटेन रह सके, हमारे पास अवेलेबल हमेशा रह सके। कह रहा है कोर कस्टमर हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। तो कोर कस्टमर क्या है, डायरेक्ट बियरिंग है उसका किस पर, प्रॉफिट पर और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। और लास्ट में जो होते हैं वो जो होते हैं उसको बोलते हैं जो डिफेक्टस। क्या बोलते हैं, डिफेक्टस। डिफेक्टस वो होते हैं, वो कस्टमर होते हैं जो आप कितना भी कोशिश कर लो वो आपको खरीदेंगे नहीं, वो वाहियात वाले लोग है ना, जो आपके प्रोडक्ट को आप कुछ ही बोल दो, वो अगर सर्फ एक्सेल यूज कर रहे हैं तो सर्फ एक्सेल ही यूज करेंगे, दूसरा ब्रांड वो यूज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। देखिए कह रहा दीज आर द कस्टमर हु हैव रिजेक्टेड द कंपनीज ऑफरिंग। जिसने, वही बात हो गया कि जिसने आपकी कंपनी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, द रीजंस ऑफ डिफेक्शंस आर, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डिफेक्शन के, क्या क्यों डिफेक्ट कर दिया। पुअर सर्विस ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी की सर्विस बुरी थी। रूड एंड डिसकॉर्टियस एंड इन डिफरेंट सेल्स पर्सनल। बोला भाई साहब रूड बिहेवियर था, डिसकॉर्टियस बिहेवियर था, है ना। तीसरा था लैक ऑफ पर्सनल टच एज द कंपनी ऑटोमेट्स ऑल इट्स ऑपरेशंस एंड कस्टमर इंटरफेस। हाँ ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कस्टमर के साथ पर्सनल टच में रहते हो तो भाई वो भी सोचते हैं कि चलो वो मेरा काम कर दे रहा है, इसी से सामान मंगाते हैं। तो ये भी एक आपका डिफेक्टर का पीस रह गया होगा। कह रहा डिलेड और नो रिस्पांस टू द कस्टमर कंप्लेन। कस्टमर अगर कंप्लेन किया और उसका कोई रिस्पांस नहीं रहा तो भी उसका एक रीजन है कि क्या हो जाती है, कस्टमर डिफेक्टर हो जाता है। और एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्रोमिस्ड वन। अच्छा हाँ, आपने प्रॉमिस किया था कि आपको 10 रुपया का बेनिफिट्स मिलेगा और उसको बेनिफिट्स मिला 2 रुपया का, तो भी क्या वो मतलब कंजम्पशन एक्सपीरियंस उसका बहुत बुरा रहा, इस वजह से भी डिफेक्टर बन जाते हैं। तो डिफेक्टर मतलब वो लोग जो आपके प्रोडक्ट को नकार चुके हैं, चाहे रीजन जो भी रहा हो, किसी भी गलती की वजह से उसका एक्सपीरियंस बुरा रहा हो, उसके पर्सनल सेल्स के टच में नहीं रहा हो, कस्टमर के सेल्स गलत तरीके से किया हो, रूड बिहेवियर से किया हो, कोई भी रीजन जो नेगेटिव हो। चलिए अब कस्टमर वैल्यू की बात करते हैं। सर क्या है कस्टमर वैल्यू, और उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है कस्टमर को मिलने वाले बेनिफिट्स। कस्टमर को मिलने वाले बेनिफिट्स क्या क्या मतलब हुआ सर, जैसे देखिए आप मार्केट में जाते हैं, मान लो कोई एक छोटा सा साबुन खरीदते हैं, उस साबुन आपको 50 रुपए मिल गया, आप घर लेके आए और आप जैसे हाथ में लगाए आपके हाथ में खुजली होने लगी, बहुत खराब। तो आप बताओ कि आप उसको सेटिस्फाई हो, नहीं सर। लेकिन आप एक बार जाते हो मार्केट, आपको 35 रुपए की एक साबुन मिलती है और घर आके लगाते हो, वाह 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 क्या खुशबू है यार,
मतलब जबरदस्त, तो आप क्या उसको खरीदोगे? जी सर बिल्कुल बिल्कुल खरीदेंगे। तो क्या वो 35 रुपए की वैल्यू आपको उसके सेटिस्फेक्शन के तौर पर मिल गई? जी सर। तो उसी को बोलते हैं कस्टमर के बेनिफिट्स, और यही बात कहलाती है कस्टमर वैल्यू। अब वैल्यू अलग अलग तरीके की होती है, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। टेंजिबल वैल्यू ऐसी जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल जो टच नहीं कर सकते, जो फिजिकल और क्वांटिफाइबल नेचर में हो वो गया टेंजिबल, और जो साइकोलॉजिकल या नॉन क्वांटिफाइबल हो उसको बोलते हैं क्या? इंटेंजिबल वैल्यू। आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कस्टमर वैल्यू रिफर्स टू परसीव्ड वैल्यू बाय द कस्टमर इन एन ऑफर। टू कंपोनेंट्स ऑफ द कस्टमर वैल्यू आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल वैल्यू ऐसा वैल्यू जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, जो क्वांटिफाइबल नेचर का हो, है ना, क्वांटिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है टेंजिबल वैल्यूज आर फिजिकल एंड क्वांटिफाइबल इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, फिजिकल और क्वांटिफाइबल होता है। दे कैन बी पिन पॉइंटेड एंड देयर इफेक्ट एक्सप्लेन्ड इन कॉन्क्रीट टर्म्स। टेंजिबल वैल्यूज इंक्लूड फंक्शनल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, कन्वीनियंस वैल्यू, सेंसरी वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू और सर्विस पीपल वैल्यू। तो ये अलग अलग वैल्यू में, आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सर फंक्शनल वैल्यू का मतलब काम के बेस पर उसकी वैल्यू की जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई एक पेन, अगर पेन आपने लिया और वो चल ही नहीं रहा है, तो क्या उसका काम जो था वो उसने किया? नहीं। तो वो बेनिफिट्स जो काम के बेसिस पर डिसाइड हो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। जैसे देखिए क्या कह रहा है फंक्शनल वैल्यू, कह रहा है इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट टू मीट अ गिवन नीड। जो नीड उसके लिए था, है ना, उस एबिलिटी को उसने क्या किया? नहीं किया। कह रहा फॉर एग्जांपल अ कार टेक्स अ केयर ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन and a PC does not computing and storage of data. Factors like useful, reliability, durability, performance, resale value, delivery and maintenance are all parts of functional value. तो बोल रहा है भाई साहब एक पीसी जो है, एक कार लिया पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और एक पीसी जो है डज नॉट कंप्यूट नहीं कर रहा है, क्या ना कंप्यूट कर रहा है ना स्टोरेज कर रहा है डेटा का। तो जैसे उसकी यूजफुलनेस, उसकी रिलायबिलिटी, कितना देर चलता है, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीसेल वैल्यू, डिलीवरी, मेंटेनेंस, सब कुछ क्या है? उसका फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू इज ऑल अबाउट कि उसका काम क्या है, दैट्स इट। वो काम की वैल्यू अगर समझ में आ गई तो वो वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? सर फंक्शनल वैल्यू कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जी सर। दूसरा है जी इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू बोलते हैं प्राइस की वैल्यू को। प्राइस वैल्यू मतलब कह रहा है कस्टमर ऑब्जर्व्स अ प्राइस एडवांटेज इन अ प्रोडक्ट ब्रांड, इट इज एन इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना वो साबुन वाला, उसी को लेके चलते हैं। मान लेते हैं आप मार्केट में एक साबुन खरीदते हैं 35 रुपए की, और उससे घर में लेके आते हैं और आपको लगता है कि यार अरे रे 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 35 रुपए में बड़ा सस्ता साबुन दे दिया, बड़ा मजा आया है इसको ये करके यूज करके। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू, है ना, कि उस 35 रुपए की वैल्यू जो है, प्राइस की वैल्यू आपके बेनिफिट्स में मिल गई। उसके बाद है कन्वीनियंस वैल्यू। कन्वीनियंस मतलब कितना इजीली अवेलेबल हो जा रहा है आपके पास, है ना। कह रहा है इट रेफर्स टू इजी प्रोक्योरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। कन्वीनियंस इन यूज ऑफ द प्रोडक्ट, कितना कन्वीनियंट है यूज करना। आप कोई भी चीज ले रहे हो भाई साहब, इतना टफ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है यूज कैसे करना है, तो फिर क्या होगा? वो गलत हो जाएगा, है ना, उसको बोलते हो। और वो एक तो ये, दूसरा ये कि वो प्रोडक्ट उसको कितना इजीएस्ट तरीके से मिल जाता है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस वैल्यू। बात समझ में आ गई? जी सर। उसके बाद है सेंसरी और एस्थेटिक वैल्यू। सेंसरी और एस्थेटिक वैल्यू क्या होता है? सर सेंसरी और एस्थेटिक वैल्यू करती है जो सेंसेस के थ्रू, है ना, सेंसेस जैसे टेस्ट, लुक, स्मेल, इन सब के थ्रू जो हम वैल्यू देखते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंसरी वैल्यू। जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कोई साबुन, अभी साबुन का एग्जांपल, आप स्मेल के आपको वाह 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 क्या क्या स्मेल था, और कोई मैगी लिए, मैगी खा के आपको टेस्ट बड़ा जबरदस्त लगा, तो इसको बोलते हैं सेंसरी वैल्यू, है ना। जैसे क्या कह रहा है देखिएगा, सेंसरी वैल्यू रिफर्स टू द टेस्ट, लुक्स, स्मेल, साउंड, टच ऑफ द प्रोडक्ट, कि कोई चीज खरीद रहे हो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं सेंसरी वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू रेफर्स टू द अपील ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ द एस्थेटिक सेंसेस। अब देखो, जानते हो कोई चीज ना, मतलब आपने देखा होगा मार्केट में, आपके पास भी ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट हुआ कि ना उसका डिजाइनिंग इतना अच्छा होता है या किसी चीज की इतनी अच्छी पैकेजिंग करी होती है, तो उसको लगता है यार उसको खोलना ही ना, उसको ना ऐसे ही रहने दे, बड़ा अच्छा लगता है देखने में प्यारा, तो
तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू, कि आपको पैकेजिंग देखकर उसकी वैल्यू आपने लगा दी, मतलब उतने बेनिफिट्स आपने पैसे दे दिए तो काम हो गया, तो वो वैल्यू को बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू। और सेंसरी वैल्यू जो टच करके, टेस्ट के थ्रू, लुक्स के थ्रू आप देख के कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंसरी वैल्यू। अब जाइए सर्विस या पीपल वैल्यू। कह रहा सर्विस वैल्यू रेफर्स टू द प्रोमिनेंस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एज वेल एज गुड कस्टमर रिलेशनशिप। तो सर्विस वैल्यू क्या मतलब कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि भैया जो सर्विस आपने दी उसकी क्वालिटी क्या, गुड कस्टमर रिलेशनशिप के साथ साथ। कह रहा है सर्विस वैल्यू गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू द बेस्ट सॉल्यूशन टू द कस्टमर प्रॉब्लम। अगर कस्टमर के प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन हमने दिया तो उसको बोलते हैं क्या, सर्विस वैल्यू, है ना। जैसे आपको फोन खराब हुआ, फोन कस्टमर केयर वाले में लेके गए, बोला बस सर आइए बैठिए चाय पीजिए, आपका हम काम करके दे रहे हैं, इतनी अच्छी से सेवा करी भाई साहब, आपका दिल लग गया। बोला नहीं आप तो इसके अलावा कोई ब्रांड यूज ही नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं क्या, आपका सर्विस वैल्यू। बात समझ में आई जी सर। नेक्स्ट है इनटेंजिबल वैल्यू। इनटेंजिबल वैल्यू मतलब जिसको हम देख नहीं सकते बट वैल्यू तो होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते बट वैल्यू तो होती है, जो साइकोलॉजिकल होती है, माइंड से खेलता है वो, या नॉन क्वांटिफाइबल इन नेचर होता है। देखिए कह रहा है इनटेंजिबल वैल्यूज आर साइकोलॉजिकल एंड नॉन क्वांटिफाइबल इन नेचर। इनटेंजिबल वैल्यूज इंक्लूड सोशल वैल्यू, प्रेस्टीज, स्टेटस वैल्यू, सेंटिमेंट वैल्यू, एक्सपीरियंस वैल्यू एंड बिलीफ वैल्यू। अब देखिए ये सारा चीज ना साइकोलॉजिकल है सर, क्या है, साइकोलॉजिकल है, ये इसका कोई टच नहीं कर सकता। सोशल क्या टच करेंगे, समाज, तो ऐसा वैल्यू हम टच नहीं कर सकते। आइए एक एक करके देखते हैं। सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू मतलब जो समाज में वैल्यू दे, है ना। कह रहा है व्हेन प्रोडक्ट यूज कन्फर्स सोशल एक्सेप्टेंस और सोशल डिजायरेबिलिटी ऑन द कंज्यूमर, तो जो समाज के लिए बेनिफिट्स हो, है ना, वैसे वैल्यू को कहते हैं सोशल वैल्यू। प्रेस्टीज वैल्यू या स्टेटस वैल्यू, इसका मतलब जो प्रोडक्ट खरीद कर आपको प्रेस्टीजियस फील होता हो, जैसे BMW खरीद लो, मर्सिडीज खरीद लो, तो जब ये चीज खरीदे और आपको लगा अरे यार मेरे से बेस्ट कौन हो सकता है दुनिया में, अरे गजब का प्रेस्टीज है भाई, उसको बोलते हैं क्या, प्रेस्टीज वैल्यू। कह रहा व्हेन द प्रोडक्ट पोजीशन कंट्रीब्यूट टू द यूजर्स सेंस ऑफ स्टेटस एंड स्टीम। फिर उसके बाद सेंटिमेंट वैल्यू, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना आपके सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, उस ब्रांड को आप छोड़ ही नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंट्स वैल्यू, है ना, इमोशनल बड़ा होता है वो। कह रहा है when product capacity to stimulate some sentiments, memories और past association while using the product। जैसे नालायक लोग के बाद मेरी गर्लफ्रेंड वो यूज किया करती थी, है ना, उफ, उस ब्रांड को मैं नहीं भूल सकता। ये नालायक लोग ऐसे भी होते हैं। फिर एक्सपीरियंस वैल्यू, एक्सपीरियंस वैल्यू कहने का मतलब है मेनी एयरलाइंस प्रोवाइड एक्सपीरियंस वैल्यू ऑफ द कस्टमर। हाँ, एक्सपीरियंस वैल्यू मतलब जब आप प्रोडक्ट को यूज किए या सर्विस को यूज किए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, दैट वैल्यू इज नॉन एज एक्सपीरियंस वैल्यू। जैसे आप प्लेन में जाते हैं, आपको अच्छी सर्विस मिली, खराब सर्विस मिली, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छी सर्विस मिली, खराब मिली, वेटर ने कैसा काम किया, वो सारा दैट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस वैल्यू। बिलीफ वैल्यू, आपका कैसा बिलीफ बना हुआ है। कह रहा व्हेन प्रोडक्ट हेल्प्स द यूजर कंफर्मेशन हिज रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं बिलीफ वैल्यू। बात समझ में आई जी सर। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। देखिए कस्टमर किस वजह से, क्या ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास रहेंगे, वो 5 बातें बताई गई है। आइए इसको फटाफट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अगर आप टेक्नोलॉजी में अपडेट रहे, हमेशा अपडेट रहे, तो भाई कस्टमर आपकी ओर दौड़ेंगे। क्या करेंगे, दौड़ेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी के बिहाफ में भी रहे, अगर आप गवर्नमेंट की चीजों को फॉलो करते रहे तो भी कस्टमर दौड़ेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस, ये भी आप अगर आपने किया तो भी कस्टमर आपके साथ रुकेंगे। परचेजिंग फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंट परचेज हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विचिंग, तो ये जो परचेजिंग फ्रीक्वेंसी है इसको अगर आपने मेंटेन किया तो भी कस्टमर आपके पास से कोई करेंगे। और इनोवेशन ऑफ इंडस्ट्री, अगर आपने इंडस्ट्री में कुछ इनोवेट कर दिया तो भी आपके पास ये रुकेंगे। आइए अब उसके बाद एक चीज है फैक्टर्स ऑफ कस्टमर रिटेंशन, की कैसे कस्टमर टिके हुए रहेंगे। वो वहां पे क्या था, इसमें क्या था कि कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर नए बनेंगे कैसे, किस किस वजह से, और यहां था कि भाई कस्टमर रिटेन कैसे करेंगे, हमारे पास रुकेंगे कैसे, है ना। तो उसके भी 4-5 ऑप्शंस दिए गए। आइए देखिए, कह रहा है हायर रेट्स ऑफ रिटेंशन आर पॉसिबल ओनली इफ द कंपनीज पेज अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्टर्स।
तो ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन पॉसिबल कब है, जब कंपनी अटेंशन पे करती है ये 5-4 जो फैक्टर दिए गए हैं उस पे। सबसे पहले कस्टमर की सर्विस पर, अगर आपकी सर्विस बेस्ट हुई ना तो फिर भाई साहब आपको कस्टमर को जाने के लिए मतलब आने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आपके पास चली आएगी। कह रहा है वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ द सर्विस इज कंप्लेंट मैनेजमेंट थ्रू दी 3 डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। तो एक बोला वन ऑफ द की एलिमेंट क्या है सर्विस का, कंप्लेंट मैनेजमेंट थ्रू 3 डिफरेंट रिस्पॉन्स। क्या 3 डिफरेंट रिस्पॉन्स देखिए, कह रहा है एक्सेप्ट द कंप्लेंट एंड प्रोएक्टिवली रिजॉल्व इट। बोला भाई साहब सबसे पहले कंप्लेंट को एक्सेप्ट करिए और उसको रिजॉल्व करके दीजिए। अगर आप ये करके देते हैं कस्टमर आपके साथ बने हुआ रहेगा। डिनाई द कंप्लेंट एंड पुट द ब्लेम ऑन द कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट्स फेलियर एंड सी बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स द कंप्लेंट। बट ये 3 रीजन है, अगर आप इन 3 रीजन में से कौन सा रीजन के अडॉप्ट करते हैं उस बेस पर डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कैसा रहेगा। एक तो बोला भाई एक्सेप्ट करो कंप्लेंट को और रिजॉल्व करके दे दो, दूसरा बोला भाई साहब कंप्लेंट डिनाई कर दो और कस्टमर को क्या करो, प्रोडक्ट फेलियर बता दो कि ये प्रोडक्ट फेल कर गया, और तीसरा बोला भाई साहब हमको नहीं पता कैसे हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहला वाला ऑप्शन जो अडॉप्ट करता है उसके साथ कस्टमर टिके रहते हैं। और समझ आई, जैसे अभी मैंने क्या किया था ना, ये माइक का बैटरी होता है, मैं लेने गया कस्टमर, वो बोला 6 महीने की वारंटी है, वारंटी बची हुई थी, मैं गया बोला मैं नहीं पहचानता तेरे को, मैं गुस्सा हो गया, मैंने बोला मैं तो फोरम जा रहा हूँ कंज्यूमर फोरम। फिर उसने फोन किया, बोला भाई साहब ले जाओ। तो अभी तो उसने सॉल्व कर दिया, लेकिन मैं दोबारा उसके यहाँ जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने कंज्यूमर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो यही बात है कि कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना और उसको रिजॉल्व करके देना, ये आपका पहला कस्टमर सर्विस। दूसरा बड़ा कंटिन्यूअसली इनहैंसिंग वैल्यू, वैल्यू को इनहैंस करते रहो कंटिन्यूअस बेसिस पर, तब आपकी क्या होगी, सर रिटेंशन बना रहेगा। कंटिन्यूअसली कीप पेस विद द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा बने रहिए। अगर कोई चीज अडॉप्ट करनी है तो तुरंत उसको अडॉप्ट करिए, तब कस्टमर आपके साथ बने रहेंगे। फिर कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, कस्टमर के लॉयल्टी प्रोग्राम में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करिए, तब क्या होगा, तब आपके कस्टमर आपके साथ बने रहेंगे। लीजिए जी, तो ये था आपका सबसे पहले क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और दूसरा था कस्टमर वैल्यू, जिसको आज हमने कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस की, कैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है ना जी बिल्कुल। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।